हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज शुरू करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये नीट वाले बच्चों के लिए भी काम का है। यानी हम जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, मेन हमारा टॉपिक होगा जीन थेरेपी। टॉपिक होगा जीन थेरेपी। अब देखो ये कहानी कहाँ की चल रही है, क्या है जीन थेरेपी, पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझा देता हूँ। देखो, जो 12th क्लास के बच्चे, जो नीट वाले बच्चे होते हैं, जब वो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं हमारे नीट में। और जो सेकंड वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, सारी तरीकों को सीखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीखते हैं, वेक्टर सीखते हैं, उनको क्लोन करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं। अब उसके बाद अगर आपने बायो में चीज़ें सीख ली लेकिन उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो वो चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो उसी टाइप से हम क्या करते हैं कि सेकंड वाले चैप्टर में हम सारा क्या आता है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ वेरियस फील्ड, यानी हम एप्लीकेशंस को सीखते हैं। सेकंड वाले चैप्टर में हम क्या कर रहे हो देख रहे होते हैं, एप्लीकेशंस को देख रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन में वेरियस टाइप की एप्लीकेशंस है ना। इस एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकती है ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकती है, फार्मा के फील्ड में हो सकती है, इसके अलावा मेडिकल फील्ड में हो सकती है, मेडिकल फील्ड में भी हो सकती है ना। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम मेडिकल फील्ड में भी देखते हैं, ठीक है। तो उसी का एक जो प्रोसेस जो आती है उसी को हम कहते हैं जीन। अगर कोई जीन डिफेक्टिव है, उसका ट्रीटमेंट करके हम उसको करेक्ट कर लें तो उसी को हम कहते हैं जीन थेरेपी। यानी ऐसी मेथड, ऐसी मेडिसिन बना लेना, ऐसी मेथड कर देना, ऐसी कोई टेक्निक डेवलप कर देना जिसकी वजह से जो भी जीन हो, जो भी हेरिडिटी जिसमें भी हो, उसमें करेक्ट कर लेना ही जीन थेरेपी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम चीज़ पढ़ कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। और ये आरडीटी, अगर हम हायर स्टडी की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीटी कह देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक। तो नीट वाले बच्चों को भी समझ में आएगा, उनको भी समझ में आएगा। तो इसी को हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, जीन थेरेपी को देखने वाले हैं ना। तो यहाँ पर आज जो आप स्टडी करने वाले हैं वो जीन थेरेपी के बारे में, क्लियर। चलो, अब यही मैं सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ये कहता हूँ, अगर नीट वाले बच्चे हैं तो उनको तो वैसे ये नीट का ही पोर्शन है, क्योंकि ये जो पोर्शन में लेकर के आया हूँ ये एनसीईआरटी का पोर्शन है ना। और ग्रेजुएशन का बच्चा हो या मास्टर्स का बच्चा हो, बच्चा कोई भी हो, हम हमेशा कहते हैं सबसे पहले एक बार जाकर के एनसीईआरटी देखो, जरूरी है एनसीईआरटी देखना, ठीक है। तो जीन थेरेपी के बारे में एनसीईआरटी ने क्या कहा, पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, आओ। तो एनसीईआरटी ने कहा कि इफ अ पर्सन इज अ बोर्न विद हेरिडिटी डिजीज, यानी उसको मम्मी से या पापा से कोई डिजीज़ आई है, ठीक है, उसके जीन में कोई डिफेक्ट है, तो वो नॉर्मली जो उसको करेक्टिव मेथड के लिए नॉर्मली जो चीज़ें ली जाती हैं कि उसको या तो एज ए मेडिसिन नॉर्मली दी जाए या चीज़ें, लेकिन एक परमानेंट क्योर अगर आप चाहते हैं तो उसको एज अ करेक्टिव थेरेपी टू बी टेकन फॉर सच डिजीज़। अगर वो कुछ आप थेरेपी करना चाहते हैं जाकि वो परमानेंटली करेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जीन थेरेपी का। सो जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, ये काम जीन थेरेपी कर सकती है। कैसे करती है वो देखेंगे, क्या क्या मेथड होती है वो बात करेंगे। सो जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स, इसके अंदर वेरियस टाइप की मेथड्स आती हैं। वैसे आपने देखा होगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में या आरडीटी जो हम बात करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें सारी मेथड्स ही है दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। जो डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन दैट हैज़ टू बी डायग्नोस्ड इन चाइल्ड या फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। अब नीट वाला बच्चा होगा, उसको क्वेश्चन आएगा कि जीन थेरेपी जो है वो कब तक की जा सकती है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि वो चाइल्ड, अगर बच्चा चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड है, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जा सकती है। फिर ऑप्शन में रहेगा एडल्ट स्टेज में की जा सकती है। और फिर एक और ऑप्शन रहेगा कि बोथ वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी। तो उसका आंसर क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज भी हो सकता है, बोलेगा कि चाइल्ड में हो सकती है तो ठीक है, एम्ब्रियो में भी हो सकती है, लेकिन एडल्ट में तो हो ही तो सकती है, ऐसा उनको लगेगा, अनुभव होगा। लेकिन आंसर तो ए एंड बी होगा, है ना। या फिर जो आप मेरी बात समझ रहे होंगे उनको घुमा फिरा करके भी बात की जा सकती है, यार ये चीज़ अगर करेक्ट की जा सकती है, जीन को करेक्ट किया जा सकता है, तो एडल्ट में क्यों नहीं किया, तो जा सकता है। अगर हम हायर स्टडी की बात करें तो किया तो जा सकता है, और अभी हम करते भी हैं,
है ना। लेकिन देखो यहाँ एनसीईआरटी कहने का पर्पस ये है कि अगर देखो स्टेज क्या होती है, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, इस टाइप की जो स्टेज चलती है, उसमें स्टेज के बाद एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाता है बच्चा, एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है। तो उसके बाद ही बच्चा जो है वो एज अ चाइल्ड हो जाता है, मतलब जो है वो डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर हुआ और उसको हम चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। अगर वो टीनेज एज तक नहीं आया तो वो एडल्ट ही नहीं, उसके बाद जब वो बहुत बड़ा होगा तब जाकर के हम उसको एडल्ट कहेंगे, राइट। क्लियर है। अब यहाँ पर जीन थेरेपी जो है की तो जा सकती है, एडल्ट में भी हो जाती है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें और इतनी ही बात करें, नीट वाला बच्चा करेगा तो वो तो चाइल्ड और एम्ब्रियो लगाएगा। वो एनसीईआरटी कहना ऐसा चाहती है कि एडल्ट में उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप जीन को करेक्ट करना चाहते हैं और वो जो जीन है वो सभी सेल में, अगर वो आप उसको स्टेम सेल में करेक्ट कर लेते हैं, स्टेम सेल की स्टेज में अगर आप उसको करेक्ट कर लेते हैं, यानी इनिशियल स्टेज पे आप उसको करेक्ट कर लेते हैं, तो वो सभी सेल में चला जाएगा, वो करेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर जब आप एडल्ट में करेंगे और वो पर्टिकुलर ऑर्गन को किसी को अफेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलर किसी टिश्यू को अफेक्ट करता है, ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर वो पूरी बॉडी में वो जीन की अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्किड या एडीए में होती है, तो परमानेंट आप वहाँ जीन थेरेपी यूज़ नहीं कर सकते एज फॉर द एडल्ट। क्लियर है। यानी इनिशियल स्टेज में आप करेक्ट कर देते हैं तो जीन थेरेपी बड़ी अच्छी है, लेकिन आगे फिर अच्छी नहीं है ना, किसी वो डिपेंड करेगा डिजीज पर, राइट। सो हियर इज अ जीन आर इंसर्टेड इन अ पर्सन सेल, एक जीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या टिश्यू में टू ट्रीट अ डिजीज, करेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व इन डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन और कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। यानी एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि जो नॉन फंक्शनल जीन है हमको उसको रिप्लेस कर देना है फंक्शनल जीन से। इसी मेथड को हम कहते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। बस दैट्स इट, ये एनसीईआरटी कहती हैं। तो नीट वाले बच्चों का तो काम यहाँ से हो गया। अब उनके पास तो फिर एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में हमको एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है स्किड का, जिसको हम एडीए एडेनोसिन डीएमाइनेस जो एंजाइम है उसकी डिफिशियंसी की वजह से जो स्किड डिजीज होती है उसका एग्जाम्पल है। तो वो फिर बच्चे जो है हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी चीज़ें जो है वो थोड़ी एडवांस जाएगी, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे। अब जीन थेरेपी को जो है ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी की हैं, ये नॉर्मली है, यहाँ कुछ दम वाली बात नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए कंटेंट है एमएससी वाले बच्चों के लिए या सीएसआर वालों के लिए। यहाँ पे क्या बात हुई है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, कोई सिंपल ही है सब। जीन थेरेपी में भी डेवलप टू ट्रीट सम हेरिडिटी डिजीज जैसे स्किड, है ना, या हीमोफीलिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन सब के लिए हम जो है जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। आजकल तो कैंसर के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिजीज जो हैं वो सिकल सेल एनीमिया के लिए भी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कर ही भी रहे हैं। तो ये करते हैं। तो जीन आर इंसर्टेड इन द पर्सन सेल एंड द टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। एक जीन इंट्रोड्यूस कराना होगा जिससे कि जो भी नॉन फंक्शनल जीन है या फिर ऐसा जीन जिसका प्रोडक्ट आगे जाकर के नुकसान पहुंचा रहा है, उस जीन को भी सप्रेस करना भी जीन थेरेपी है। तो ये अभी तो हम हायर स्टडी वाले बच्चे जो बच्चे हैं वो तो सब उनको यही पढ़ाना है मेरे को, तो वही पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसका जो हम एडी और स्किड की बात इतनी क्यों करते हैं, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट जो ट्रायल है वो 1990 में, है ना, अशांति डी सिल्वा नाम की एक बच्ची थी, 4 साल की बच्ची, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। इस बच्ची के साथ सबसे पहले जो है सक्सेसफुली एडीए डिफिशियंसी को सही किया गया, ठीक है, 1990 में। तो ये आज की थेरेपी नहीं है, 1990 जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ उससे पहले की है, ठीक है। तो हमको अभी सारी टेक्निक पढ़नी पड़ेगी, फिर जो एडवांस चीज़ें हैं जैसे हम क्रिस्पर, टेलेन, जेडएफएन ये यूज़ करते हैं, वो वाली टेक्निक या चीज़ें याद करनी पड़ेगी। ये तो नीट वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन हो गया, ये तो नीट वाले बच्चों के लिए हम ये चीज़ जो एनसीईआरटी में लिखी है तो नीट वाले बच्चों के लिए ये आपको स्किड और एडीए पढ़ाऊंगा तब तो वैसे भी आएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ इस बच्ची को जो होती है ये स्किड वाला जो डिजीज़ होता है उसमें एडीए एडिनोसिन डी अमाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी हो जाती है कमी। वो एंजाइम बनता ही नहीं है, उसका जो जीन है वो प्रोटीन नहीं बना पाता, वो प्रोटीन आपको पता है यहाँ एंजाइम की तरह एंजाइम ही है, तो वो एंजाइम यहाँ पर काम नहीं कर पाता। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एडिनोसिन है या डीऑक्सी एडिनोसिन है उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से बी सेल या टी सेल जो है वो मेच्योर नहीं हो पाती। और अगर बी सेल और टी सेल मेच्योर नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं पूरी इम्यूनोलॉजी वहीं पर टिकी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन में बहुत सारी
डिजीज को उसको सफ़र करना पड़ेगा, यानी इम्यूनो सप्रेस पूरी इम्यूनोलॉजी जो है वो सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। द एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इसको हम डिटेल में करेंगे, वैसे एक एक चीज़ हमको डिटेल में करना ही पड़ेगी। ये अगर नीट वाले बच्चे हैं तो यहाँ तक के लिए उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। क्लियर है। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ अ जीन। उसका जीन उड़ गया है, डिलीट हो गया है, कंप्लीटली डिलीट हो गया है, नॉन फंक्शनल है, डिलीट ही हो गया है। इनकोडिंग द एंजाइम एडिनोसिन डीअमाइनेज, जो एडीए के लिए एडिनोसिन डीअमाइनेज के लिए काम करता था वो जीन अब काम है ही नहीं। लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन एंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट, है ना। ये डीऑक्सी एडिनोसिन या एडिनोसिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में तो वो एक एज ए टॉक्सिन काम करता है और वो दैट डिस्ट्रॉयड द टी लिम्फोसाइट और रिजल्टिंग इन द सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी। इसी वजह से स्कीड हो जाएगा, सीवियर कंबाइनो इम्यूनो डिफिशियंसी, स्कीड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ था नहीं, है ना। चलो अब ये जो जीन थेरेपी है, अब अगर कोई नीट वाला बच्चा है तो यहाँ से आगे कंटिन्यू नहीं करें क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि नीट में ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये चीज़ अब हायर स्टडी की है, ठीक है। ग्रेजुएशन बच्चों के लिए, मास्टर बच्चों के लिए, IIT जेईई वाले बच्चों के लिए, CSR वाले बच्चों के लिए, उनके लिए काम की है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एडवांस चीज़ें होगी, ठीक है। तो जीन थेरेपी की हम बात करते हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। क्या है, यहाँ तो हम RDT में सारे चीज़ें एक्सपेरिमेंट वाली ही करते हैं काम, है ना, जिससे कि हम डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। तो इसलिए मेडिकल फील्ड एक एप्लीकेशन है। क्लियर। इसके अंदर हम या तो नया इंट्रोड्यूस करवाएंगे या रिमूव करवाएंगे या अल्टर करेंगे जेनेटिक मटेरियल को पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट की सेल में। क्लियर। अब ये अलग अलग मेथड हो सकती है, जैसे पहला है जीन ऑगमेंटेशन या रिप्लेसमेंट, यानी हम जीन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी कोई जीन आया होगा, जीन तो पहले से होगा, लेकिन जो हमारा फंक्शनल जीन हम जो लेकर के आए हैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, बदल दिया जाएगा। क्लियर, नाम से क्लियर है। दूसरा जीन इनहिबिशन थेरेपी, इसको हम एक एक को डिटेल में पढ़ना है हमको। दूसरा हो गया हमारा क्या, जीन को इनहिबिट कर दिया जाएगा। अब जीन को इनहिबिट क्यों करना भैया, अरे कोई ऐसे जीन भी तो हैं जो कि अपने प्रोडक्ट बेमतलब के बना रहे हैं, है ना। इनके कैंसर सेल में क्या होगा कि जिन जो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, जिनको सेल के जीन को एक्सप्रेस नहीं होना था वो ऑन्कोजीन बन गया, तो वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो उनको तो रोकना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे जो उसके प्रोडक्ट को या उस जीन को रोक देगा, तो इनहिबिशन हो जाएगा क्या। फिर क्या होगा, और क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग मेथड है दोस्त। अगला क्या कर सकते हैं, किलिंग ऑफ द स्पेसिफिक सेल, उस सेल के अंदर जिसके अंदर टॉक्सिक बहुत ज़्यादा बन गए हैं या ऐसा एक सेल का मास बन गया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं जीन को इंट्रोड्यूस करा करके। क्लियर है। और क्या कर सकते हैं, टारगेटेड जीन म्यूटेशन को करेक्ट किया जा सकता है, करेक्शन किया जा सकता है। इसी के अंदर हमको पढ़ना है कि आपका जीन एडिटिंग, इसी को हम कहते हैं मेन जीन एडिटिंग कहते हैं। आपने जीन एडिटिंग का नाम सुना होगा, CSR में तो क्वेश्चन आती हैं अभी, है ना। क्रिस्पर से टेलन से, है ना, टेलन से ZFN से, इन सब से क्वेश्चन आ ही रहे हैं और ये ही बेस्ट अभी जो है टेक्निक जो है वो चल रही है जीन को करेक्ट करने की। क्लियर है। एक एक को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला जीन ऑगमेंटेशन या रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें क्या हो गया, डायग्राम देखो, डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनकी भी आपको डायग्राम देखनी चाहिए। आप डायग्राम देखोगे तो 50% चीज़ें तो डायग्राम से क्लियर हो जाती है। क्या हो रहा है, बड़ा ही सिंपल हो रहा है। ये वो सेल है जिसके पास एक नॉन फंक्शनल जीन है। हम बात कर रहे हैं जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जीन होगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। क्लियर है। मेरे को तो एक वन बाय वन पढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। हम डायरेक्ट टेलन और क्रिस्पर पे तो नहीं जा सकते, हमको तो वन बाय वन पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, हमने क्या करा, एक फंक्शनल जीन को उठा करके लाए किसी मेथड के थ्रू, वो आगे देखेंगे कौन कौन सी मेथड है, उसके थ्रू उस जीन को जो कि नॉन फंक्शनल था, जो काम नहीं कर रहा था, उसको इससे हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अभी जो काम नहीं कर रहा था वो सब काम करेगा। अब यहाँ पर केवल जीन नहीं है, जैसे अगर ह्यूमन की बात करें यहाँ 46 क्रोमोसोम होंगे, है ना। ये अगर सेल है तो सेल है, ठीक है। यहाँ पर ये क्रोमोसोम ये है, फर्स्ट इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैंने माना कि ये सेकंड नंबर का क्रोमोसोम है, सेकंड नंबर का क्रोमोसोम, और यहाँ पर क्या कह रहा है, माना कि मैंने सेकंड नंबर का क्रोमोसोम है और यहाँ पर डिफेक्ट है, तो मैंने इस जीन को क्या कर दिया, यहाँ से नया जीन ला करके इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया।
अब इस जीन में जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम था उसके पास ओराई साइड और सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो वो वापस से रेप्लिकेट होगा, तो नई सेल में जब बनेगा तो वापस से चला जाएगा, है ना। मैंने कुछ चेंज ऐसा नहीं किया, मैंने पूरा का पूरा जीन चेंज कर दिया, वहाँ पर जीन चेंज किया। बाकी वो सारा जो है वो अगर एडल्ट बॉडी में डाला गया, किसी में भी डाला गया, तो वो नेक्स्ट सेल में वो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जीन इनिबिशन थेरेपी। जीन इनिबिशन में क्या कर रहे हैं हम, कि जीन को हम इनिबिट कर रहे हैं। अब इनिबिट क्यों करना है, थोड़ा सा समझते हैं। इसका काम क्या है, द एम इज टू इंट्रोड्यूस जीन हुज प्रोडक्ट इज आइदर, अब ध्यान से समझना, एक ऐसा जीन, जैसे पहले डायग्राम में देखो, सेल कंटेनिंग द फॉल्टी जीन, ऐसी सेल है जिसके पास जो जीन है, ये जीन हमको नहीं चाहिए, सेल कह रही कि ये जीन नहीं चाहिए, ये ऐसा जीन म्यूटेशन की वजह से या करेक्ट जो है, सेल जो है बार बार जब रेप्लिकेट होती है तो हो सकता है उसमें डीएनए डैमेज हो जाए और वो सही से रिपेयर ना हो, तो उसकी वजह से म्यूटेशन जो चांसेस है वो आ सकते हैं, किसी भी कारण से आ सकते हैं। तो अभी जो जीन हो गया वो फॉल्टी जीन हो गया और इसकी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस जीन को क्या कर सकते हैं, उस जीन का क्या किया जाएगा, उसका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ दे रहा है, तो क्या किया जाएगा, उस जीन को क्या करा जाएगा, एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जाए, ये जो जीन है ये ब्लॉकिंग जीन है, ये ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि इस जीन को क्या करें, इनहिबिट कर दें, इनहिबिट कर दें। तो अब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनता था वो प्रोडक्ट भी इनहिबिट हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो मतलब अब तो काम हो जाएगा, जो इसकी हमें जरूरत नहीं थी, जो मैं मतलब के बन रहे थे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो अब इनहिबिट हो गया, इनहिबिट हो गया तो जैसा काम नॉर्मली फंक्शनल जैसा सेल करती थी वैसा करेगी। क्लियर है। यानी बेमतलब की जो चीज बन रही थी हमने उसको रोक दिया, बेमतलब की चीज मत बनाओ, राइट। अब ये दो तरीके से हो सकता है, देखो, एक तो क्या हो, इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनादर जीन, है ना, जिसको कह रहे हैं गेन ऑफ फंक्शन या ऑन्कोजीन। ये जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये वैसे ही है, देखो, यानी ये फॉल्टी जीन था, देखा, और यहाँ पर हमने ब्लॉकिंग जीन डाला। अब ये ब्लॉकिंग जीन जो है, जीन डायरेक्ट थोड़ी जा करके ब्लॉक कर देगा, कोई जीन ऐसा देखा है क्या कि ये जीन जा करके इस जीन के ऊपर बैठ गया और इसको ब्लॉक कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो ऐसा थ्योरेटिकल में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ी होता है, हम तो बड़े बच्चे हैं, हम तो मास्टर वाले बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी कह देंगे। तो ऐसा होता क्या है फिर, देखो समझते हैं सही से। ये मैं बनाता हूँ, ये वो जीन है, ये वो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये फॉल्टी जीन है, जो कि बेकार का जीन है, इसको हम एम लिख देता हूँ, यानी म्यूटेंट जीन, ये है म्यूटेंट जीन। और एक ऐसा जीन हमने जो इंट्रोड्यूस कराया, अब इसमें देखो ना जीन रिप्लेस हो रहा है, ना जीन को हटाया जा रहा है, ना जीन को किया, वो अपनी जगह है, वो है, इसको हमने दूसरी जगह डाला, इसको दूसरी जगह डाला। अब यहाँ जो है ये इसको, अब मैं केवल इसको एक मतलब फंक्शनल जीन लिख रहा हूँ, ये फंक्शनल है और ये म्यूटेंट है, म्यूटेंट, म्यूटेंट या एक काम करते हैं, हाँ म्यूटेंट लिख देते हैं, म्यूटेंट जिसका प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक बेकार चीज बना रहा है। क्लियर है। अब क्या होगा, पहली कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो हमने फंक्शनल जीन जो डाला वो अपना अंदर एक जाकर के एक प्रोटीन बना रहा है, बना दिया प्रोटीन, क्योंकि हमेशा डीएनए डीएनए के साथ जाकर के इंटरेक्ट नहीं करता है, ऐसे ये तो दिखाने में दिखाया है पिक्चर वाले ने, ऐसा नहीं होता है ना। डीएनए कभी जाकर के डीएनए से इंटरेक्ट से डायरेक्ट थोड़ी इंटरेक्ट करेगा, इसके पास भी एजीटीटीसी वही सीक्वेंस है, इसके पास भी वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस सीक्वेंस के साथ कैसे मैच कर कैसे करेगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका जो प्रोटीन है इसके पास हमने बनाया ही ऐसा है जीन के साथ कि इसके पास इसके डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ये इस डीएनए के पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, तो वो इस डीएनए के ऊपर जाकर के ये प्रोटीन जो है वो बैठ सकता है, जैसे हमने लेकोप्रोन में नहीं देखा था, लेकोप्रोन में रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर पे बैठता था कि नहीं बैठता था, तो वो तो डीएनए का सीक्वेंस ही तो था, यही बात है। अब ये जब बैठ जाएगा तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, क्या ये आरएनए पॉलीमरेज आगे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा तो क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो यही तो हम चाहते थे कि जो फॉल्टी प्रोडक्ट था, जो ये म्यूटेंट प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट बन रहा था, अब वो नहीं बनेगा, तो ये तो हम चाहते थे कि पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। चलो दूसरी वाली को समझो, इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन, मतलब कि ये जो है ऐसी कंडीशन में इसका प्रोडक्ट यहाँ जाके बाइंड हो रहा था। दूसरी बात, अगर लेट सपोज इसका प्रोडक्ट बना, लेकिन ये प्रो प्रोडक्ट बना या किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बना जो कि अपना एक्सप्रेशन देने से पहले, मतलब जो भी फॉल्टी एक्सप्रेशन है वो अपना फॉल्टी एक्सप्रेशन देने से पहले ये जाकर के इसके साथ बाइंड हो जाएगा, प्रोडक्ट के साथ बाइंड हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या है, फॉल्टी एक्सप्रेशन दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। ये डीएनए के साथ जाकर के एक तो कंडीशन में डीएनए के साथ बाइंड हो सकता है, दूसरी कंडीशन क्या होगा, उसी प्रोडक्ट के साथ डीएनए डीएनए मतलब सॉरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तब भी तो ये क्या हो जाएगा, होल्ट हो जाएगा, तब भी तो रुक जाएगा। या
इसी का इसका मीनिंग अलग अलग मीनिंग है। इसमें हो सकता है इसका mRNA ऐसा बने, इसका mRNA जो ऐसा बने जो कि इसके mRNA को प्रोडक्ट बनने से पहले ही इसको साइलेंस कर दें, ये भी कर सकते हैं। बात सुना है क्या? इसके मीनिंग अलग अलग है बट कंसेप्ट वही है, क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो आप अलग अलग जगह को टारगेट करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बात यहाँ पर इनहिबिट करने की है, कैसे भी इनहिबिट किया जा सकता है। यहाँ उस जीन को हम हटा नहीं रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को रोक रहे हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर, इनएविटेबल डिजीज। मैं इसको हटा देता हूँ पहले। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट बड़ा ही आसान है, अगर आप इसको तरीके से थोड़ा सा आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है इसमें। क्लियर? चलो, तो ये वही मैंने बोला कि ये ओंकोजीन है, तो उनके लिए तो बड़ा ही आसान तरीका हो गया है ना, क्योंकि ओंकोजीन में क्या हो रहा है, कुछ जीन ऐसा होगा जो बेमतलब का सेल का रेप्लिकेशन करा रहे हैं और ट्यूमर बना रहे हैं, तो उनको तो रोका ही जा सकता है। कुछ इरिटेबल डिसीज डिजीज है जिसको रोकने के लिए ये काम किया जा सकता है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज है, उनको उसका इन्फेक्शन मतलब उसका mRNA बन रहा है ना, उसका mRNA या उसका प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो कि इन्फेक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा फॉल्टी जीन के। क्लियर है? आसान है, सही है। चलो आगे करते हैं। अगला क्या है? किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल। हाँ, अब अगर आपको कुछ करना है तो ये तीसरी मेथड पढ़ रहे हैं, दूसरी हो गई, तीसरी मेथड पढ़ रहे हैं। तीसरी मेथड में हम क्या पढ़ रहे हैं? तीसरी मेथड में कि हम उस स्पेसिफिक सेल को टारगेट करके उड़ा दो, बम बना के उड़ा दो। ये कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कैंसर सेल में करना पड़ता है बहुत सारी बार। जो आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी में भी तो आप, या फिर आप फिजिकल जो थेरेपी कर रहे हैं, रेडिएशन से जो थेरेपी कर रहे हैं, उसमें भी तो उस सेल मास को हटा ही रहे हैं, आप उड़ा ही रहे हैं। यहाँ आप जीन थेरेपी की हेल्प से उड़ा हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? देखो, एक तो क्या करो कि सुसाइड सेल बना दो, उस सेल को सुसाइड सेल बना दो। उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। अगर जिनको एपोप्टोसिस नहीं पता है, वो मैं उनको एक लाइन में अगर समझाना चाहता हूँ कि कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनका टाइम पीरियड हो जाता है, वो कहती हैं कि आप मेरे को तरीके से उड़ा दो, तो उसको कहते हैं एपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम तरीके से सेल को खत्म कर देना, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी प्रोग्राम तरीके से सेल को डेथ करवा देना, यानी पास की पड़ोस की सेल को नुकसान ना हो, इस टाइप की। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये सेल में होता ही है, पर हम इसको इंड्यूस करवा रहे हैं खुद की तरफ से, क्योंकि सेल ऐसा कर नहीं रही है। उसके पास जो एपोप्टोसिस लाने के लिए जो फैक्टर होते थे, वो सब सप्रेस हो गए। किसी ने उसको अगवा कर लिया, इस टाइप से कर लिया, किसी ने उसको इस टाइप से कर लिया कि अब सेल एपोप्टोसिस में जा ही नहीं रही है, तो हम उसको इंड्यूस करवा सकते हैं एपोप्टोसिस के लिए। ठीक है? तो वो सेल जो है खुद सुसाइड करेगी। एपोप्टोसिस मतलब एक टाइप का सुसाइड ही है। ठीक है? सेल का, पर एक टाइम पीरियड के बाद सेल जो है अपना खुद का एपोप्टोसिस करवा देती है। क्लियर है? और बहुत सारी में प्रोग्राम्ड होता है कि उसको एपोप्टोसिस करना है। देखो, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक इंसर्ट टू एम इज टू इंसर्ट डीएनए इनटू द डिजीज सेल दैट कॉज द सेल टू डाई। मेन पर्पस है कि उन सेल को मारना है। कैसे मारा जाए? इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो क्या है, डायरेक्ट किलिंग, यानी खुद ऐसा बम बना करके उसके घर में डाल दें कि खुद का घर उड़ जाए। ठीक है? जैसे किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल, इसमें क्या करा, ये सेल जो थी, यहाँ पढ़ना, पहले ए कंडीशन में क्या थी, एक सेल डिजीज थी, तो क्या करा, बी कंडीशन आई, उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करा है, एक सुसाइड जीन जो है उसके अंदर डाल दिया। क्लियर है? अब ये सुसाइड जीन ऐसा करता था कि इसने कुछ अंदर एक टॉक्सिन्स बनाए। सुसाइड जीन प्रोड्यूस ए टॉक्सिन प्रोडक्ट, बहुत सारे टॉक्सिन जो है उस सेल के अंदर जमा हो गए। इसके अंदर क्या हो गया, साइटोक्रोम सी जो है वो आउटर लिफलेट पर आ गया, और बहुत सारी चीज़ें जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। तो अब यहाँ क्या हो गया, अपोप्टोसिस जो है वो हाईली प्रमोट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया, तब सेल को डिजीज कंडीशन में सेल को डाई करा दिया गया। ये कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इम्यून जो सेल है, जैसे बी सेल और टी सेल है, जो नॉर्मली पेट्रोलिंग करती रहती, पहचानती रहती कि कौन सी ऐसी सेल है जो कि खराब हो गई तो हम उसको मार दें, है ना, बी सेल और टी सेल। लेकिन सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर की कंसंट्रेशन को देखकर बी सेल और टी सेल उसको डेथ करवाती है, एपोप्टोसिस, या उसकी एपोप्टोसिस नहीं, उसकी डेथ करवाती है, सेल की डेथ करवाती है। ठीक है? सेल को मार देती है, सेल को खत्म कर देती है, बोले यार तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा लोग घुस गए, आतंकवादी लोग, अब तुमको तुम्हारा घर ही उड़ा देंगे, उनका घर ही उड़ाना पड़ता है। क्लियर है? लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सेल सरफेस पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो बी सेल और टी सेल निकल के तो जा रही है लेकिन पहचान नहीं पा रही है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट किलिंग करवा रहे हैं। इनडायरेक्ट किलिंग मतलब देखो समझो, बड़ा मजेदार वाली कहानियां है कि सेल जो है वो यहाँ पे भी डिजीज सेल है, हमने क्या डाला, मार्कर जीन डाला। हमने यहाँ क्या करा था, सुसाइड जीन डाला था, यहाँ मार्कर जीन डाला। मार्कर जीन का मतलब ये होता है, ऐसा जीन, हर चीज के अपने अपने मार्कर होते हैं, मार्कर प्रोटीन होते हैं। जैसे अगर सेल को कुछ दिक्कत है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉब्लम है, तो उसके एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का प्रोटीन जो है वो आएगा। इसी टाइप से जो आपने देखा होगा ना मार्कर प्रोटीन, जैसे ब्लड में जो है उनका केराटिन काइनेज, जो आप सेल में अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, लीवर में टॉक्सिन्स हो गए या कुछ ऐसी चीज होगी, तो जो हमारा ब्लड में कुछ मार्कर प्रोटीन अंदर आ जाता है, मतलब जो सेल रिलीज करती है, और इन्हीं को डायग्नोस्टिक के लिए यूज किया जाता है, और उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। जैसे आपने को पता है ना, जैसे जॉइंटिस हो जाता है तो उसमें क्या होगा, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो वो एक टाइप का मार्कर, मार्कर ये है ना, वो तो मार्क कर रहा है, बता रहा है कि भाई बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो है वो बताता है कि हाँ भाई जॉन्डिस हो गया। आरबीसी जो अब जो है वो टूट रही है, हीमोग्लोबिन जो है वो टूटा जा रहा है, खत्म हो रहा है। क्लियर है, ये होता है। उसी टाइप के कैंसर के भी अलग अलग, कैंसर के अलग अलग मार्कर प्रोटीन्स होते हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं। तो क्या किया जाए कि उन मार्कर जीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है उस डिजीज के हिसाब से, तो वो क्या करेगा, अब वो मार्कर प्रोटीन जो है जिनका कंसंट्रेशन पहले नहीं दिख रहा था, अब वो ज़्यादा ज़्यादा सेल की सरफेस पर इतने सारे एक्सप्रेशन होंगे, इतने सारे एक्सप्रेस करेंगे। एक टाइप का ऐसा हो गया कि सेल को ढूंढने की, सेल जैसे निकल रही वो देख रही, अरे ये क्या, भारत में होते हुए दूसरे विदेश का झंडा यहाँ कैसे लहरा रहा है, आई बात सामने, घर के सामने। तो वो देख लेगी, वो पहचान लेगी इसको, जैसे ही पहचानेगी इसके साथ बाइंडिंग करेगी और इसको इनडायरेक्ट किल कर देगी। ये डायरेक्ट किलिंग का है, इनडायरेक्ट किलिंग है, ये थी डायरेक्ट किलिंग तो, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट किलिंग है। अब कौन मारेगा उसको, इम्यूनो सेल डालेगी। तो हमने क्या करा, इम्यून सेल का स्टिमुलेशन करवाया, इनडायरेक्ट किलिंग बाय इम्यूनो स्टिमुलेशन। तो इम्यून सेल ने उसको स्टिमुलेट करके उसको उड़ा दिया, तभी डिजीज सेल जो है उसका क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगी। क्लियर बात, ये भी सिंपल था, है ना। मतलब एक तो हमने क्या किया, सीधे ही सुसाइड जीन जो है वो डाल दिया, वो जो भी डिजीज थी उसकी वजह से वहाँ पर जो है सेल जो है वो डाई होगी। सुसाइड जीन डाला था, उसकी वजह से प्रोटीन टॉक्सिन्स अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, उन टॉक्सिन की वजह से सेल जो है डायरेक्ट एपोप्टोसिस में चली गई। दूसरा में हमने ऐसे मार्कर जिन को डाला जिसकी वजह से बी सेल और टी सेल को रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान हो गया, वो डाल करके वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करके उस सेल को उड़ा दिया। इसके अलावा हम प्रो ड्रग जीन डाल करके भी इसको कर सकते हैं। जैसे प्रो इंसुलिन होता है, वैसे वो प्रोडक्ट इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, तो जो प्रो ड्रग जीन होगी ये एक टाइप से एंटीबायोटिक की तरह वैसे ही काम करेगी। तो जीन ऐसा डाला जाएगा जो कि उसकी प्रो फॉर्म में होगा, बाद में वो ड्रग बन जाएगा और फिर उसकी वजह से किलिंग हो जाएगी सेल की। तो ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये दोनों है, और दोनों के डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, आप देख रहे हो सुटेबल फॉर रिमूवल ऑफ द कैंसर सेल, ये कैंसर सेल को किल करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें टारगेटेड सेल को आप मार्कर प्रोटीन, मार्कर जीन आप दे सकते हैं ना। अगर ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरियन मार्कर जीन ही डाल करके उन सेल को डेथ कराई जा सकती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के सेल करके कराया जा सकता है। तो बाकी जो जो सेल हैं वो बची रहेंगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जो जो हमारे फाइनल जो फोर्थ वाला पोर्शन आता है, जो कि सबसे जो अभी एडवांस वाली चीज़ है, कि हम क्या करें, इतनी सारे, क्योंकि टारगेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब जो हमने इससे पहले जो 3 चीज़ें पढ़ी वो नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, कि आप कहीं गड़बड़ हो गई थोड़ी बहुत भी मार्कर प्रोटीन में तो दूसरी सेल भी किल हो सकती है। लेकिन अभी जो है हम बड़ा प्रिसिजन साइज हमारा बड़ा ये हो गया है कि भाई इसको ही पर्टिकुलर जीन को हमको एडिट करना है, ये जीन है इसमें फॉल्टी जीन है, इसको हमको रिप्लेस करना है, और हम नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी जीन को करेक्ट कर लेते हैं। और मेथड भी कौन सी है, सेल जो अपनी मेथड यूज करती है, सेल ही अपनी मेथड यूज करेगी। हम तो उसके सामने कॉपी ला करके दे देंगे, बोले इससे टीप ले अपनी कॉपी में, तेरी कॉपी में गलत हो गया है, हम तेरे को सही कॉपी दे रहे हैं, अपनी कॉपी में सही कर ले। ये है जो एडवांस जीन एडिटिंग की टेक्निक है। लेकिन जिस कॉपी को हमको भेज रहे हैं वो कॉपी सही जगह जानी चाहिए, ये बड़ी दिक्कत वाली कहानी है, इसी में बात होती है। तो क्रिस्पर Cas9 टेलेंस ZFN ये सब यही काम करते हैं। देखो समझते हैं, तो डायरेक्टली करेक्ट द म्यूटेशन एट द स्पेसिफिक साइट विद इन द जीनोम, है ना। तो हम ना कुछ रिप्लेस कर रहे हैं, ना कुछ बहुत ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एरर है। क्लियर है, इसके अंदर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आता है मेनली, या नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग भी आता है, लेकिन मेनली तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से ही काम करते हैं।
ठीक है, इसको आप मोल बायो में पढ़ते हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर। अभी तो मेरा काम जीन थेरेपी का पढ़ाने का, तो मेरे को ये पढ़ाना पड़ेगा सीधे, ठीक है। थोड़ी सी बात करूँगा इसमें, सिंपल ही है, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। यही मैंने जो अभी कहा आपको कि एक आपके पास एक कॉपी है, एक फॉल्टी कॉपी है जो सेल के अंदर पड़ी है, तो आप अच्छी कॉपी लेकर के आ रहे हैं और सेल के सामने रख रहे हैं, बोले इससे टिप, इससे जल्दी से अपनी कॉपी में उतार, तो इसको बोले होमोलोगसली। जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, एक क्रोमोसोम पहले का जो फादर से आया था, एक क्रोमोसोम पहले नंबर का जो मम्मी के पास था, तो दोनों की कॉपी तो सेम होनी चाहिए, तभी तो होमोलोगस कहते हैं, वैसा ही। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो हाई प्रिसीजन, इसमें प्रिसीजन रेट बड़ी हाई है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है। बट पोटेंशियल ऑफ टारगेट इफेक्ट, हाँ, बट पोटेंशियल ऑफ टारगेट इफेक्ट एंड नीड केयरफुल कंसिडरेशन, हाँ बिल्कुल। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो जो जीन था, हो सकता है वो बिल्कुल ही ऑफ हो जाए, वो काम ही ना करे, इसीलिए, है ना। तो यही काम एक गाइड आने का होता है, क्रिस्पर और टेलन, वो जब हम एडवांस बात करेंगे तब हम बात करेंगे, तो आपको वो चीज़ें वहाँ पर और ज़्यादा समझ में आएगी। देखो होता कैसे है, डायग्राम है, डायग्राम दोनों डायग्राम एक जैसी हैं, कोई मीनिंग नहीं उसका, वो नहीं है। तो ये जो एक्स जीन था, ये एक्स जीन जो है ये करेक्टिव जीन है, ये अच्छा जीन है, जो कि डिजीज सेल में हमने डाला, जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ एम जीन जो है वो कि म्यूटेंट जीन है। तो क्या करेंगे, जैसे ये जिस क्रोमोसोम के ऊपर होगा, ये माना कि ये एक नंबर के क्रोमोसोम में है, हम इसके सामने इस कॉपी को ला करके रख दिया। अब इसको ये क्रॉस का मतलब ये है कि ये इसको जैसे हो ना, लेप्टोडीन जाइगोडीन पेकाइटिन, है ना, तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, समझ रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन यानी रिकम्बाइन हो रहा है, कौन सा, इसकी सीक्वेंस को इस पे और इसकी सीक्वेंस को इधर वाले पोर्शन पर रिकम्बाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये वाला पोर्शन उड़ जाए यहाँ से। क्लियर है? हम्म, यानी कि यहाँ की जो जो भी इनकरेक्ट कॉपी है, वो करेक्ट कॉपी से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। पर हम जीन रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना जीन वहाँ पर उसको कह रहे हैं कि ये कॉपी कर ले भैया, तो यहाँ पर करेक्टेड जीन जो है वो वहाँ पर चला जाता है, नॉर्मल फिनोटाइप के आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? यह डायग्राम नहीं समझ में आता है तो ये समझ लीजिए कि हमने सेल जो है विद डिफेक्टिव जीन है, तो हमने यहाँ पर एक कैंची डाल दी, कैंची मतलब, हाँ, कैंची मतलब हमारे आरडीटी की कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अभी तो क्रिस्पर की बात कर रहे थे, अरे क्रिस्पर टेलेंस जेडेपन भैया एक टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही है। टाइप 4 के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, जो कि बड़े बड़े जीन को एडिट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी साइज को के जीन को, सीक्वेंस को एडिट कर सकते हैं, उसी को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्लास में टेलन, क्रिस्पर और ये बड़े बड़े मेगा न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है, ये टाइप के एंडोन्यूक्लियसेस ही है। सो जीन को लेकर क्या है, इसको सामने एक टेम्पलेट कॉपी दी, दो चीज़ें हो सकती हैं, होमोलोगस, होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर हो जाए तो पूरा का पूरा ऐसा सही हो जाएगा, करेक्टेड हो जाएगा। अगर दूसरा नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग अगर होगी, तो उसका कुछ पोर्शन जो हैगा वो ऐड कर दिया जाएगा, बाकी रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी, हाँ, उसका कुछ आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन था ये करेक्टिव वाला है, तो ये हो गया, और ये जो फॉल्टी जीन था तो उसका जो पोर्शन है वो करेक्ट करके हमने यहाँ पर एड ऑन कर दिया। क्लियर है? शायद डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे भी रखी, कौन क्या है ये देखो, ये जब चेंज होने के बाद क्या हो गया, फंक्शनल एलील आ गया फॉलोइंग द टारगेटेड जीन इंसर्शन, है ना, जिसको जीन को हमको इंसर्ट करना था वो वाला हमने इंसर्ट कर दिया। क्लियर है? वो डायग्राम आपको समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अगर नहीं आते हैं तो इन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ये वही चीज़ है, डायग्राम दिया हुआ अलग से, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जो जीन थेरेपी है उनके अलग अलग टाइप होते हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, ठीक है, चलो।